डियर स्टूडेंट, वेलकम। एस.ओ.एम. ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी के तहत अलग अलग मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं उनकी बात कर ली थी। तो आज हम इसी वीडियो में ज्योग्राफी की बात करेंगे। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो मानव भूगोल है उसके अलग अलग विषय क्षेत्रों के तहत हमने जनसंख्या है, प्राकृतिक संसाधन है, कालिक अनुक्रम या जो नियोजन है उनकी बात कर ली थी। इसके अलावा जो 6 नंबर हमको बात करनी थी कि अन्य प्रदेशों से संबंधित भी हमें मानव भूगोल में बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो मानव भूगोल में ऐसा नहीं है केवल मानव से जुड़ी हुई चीज़ें ही पढ़नी पड़ती हैं, जो अन्य प्रदेश हैं उनके भी बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि अन्य प्रदेशों से संबंध। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा तो है नहीं कि इस पृथ्वी पर मानव एक ही है या मानव ही प्रजाति है या कोई और दूसरी प्रजाति नहीं है। तो इस पृथ्वी पर मानव है वो एकाकी नहीं है, अकेला नहीं है, एक तत्व नहीं है, बल्कि इसी मानव के साथ में और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे हम अगर देखें तो मानव जीवन का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध भी हमें मानव भूगोल के तहत पढ़ना पड़ता है। तो मानव के किसी एक पहलू का अध्ययन न करके हम मानव के अन्य पहलू की भी बात करते हैं, अन्य तत्वों की भी बात करते हैं, और इन सभी संबंधों का जो अध्ययन है वो हम मानव भूगोल में करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमने अलग अलग 6 प्रदेशों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार अलग अलग विषय क्षेत्रों के तहत हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं, और मानव भूगोल के तहत हमने अलग अलग विषय क्षेत्र के बारे में बात भी की है पिछले वीडियो में। तो आज हमने लास्ट अन्य प्रदेशों से संबंधित जो बात की कि पृथ्वी पर जो मानव है वो एक नहीं है, उसके जो अलग अलग संबंध हैं अलग अलग तत्वों के रूप में, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक, राजनीतिक, उन संबंधों का भी अध्ययन हम इसी मानव भूगोल के तहत करते हैं। मेरे हिसाब से बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, कि मानव भूगोल किस प्रकार आगे बढ़ी, किस प्रकार उसका अध्ययन होने लगा, उसकी बात करेंगे। तो मानव भूगोल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी बात करेंगे। देखो कैसे कैसे मानव भूगोल आगे बढ़ा, आराम से समझना है, ध्यान देना है और ध्यान से देखना और सुनना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर मानव जीवन का विकास कैसे हुआ है और मानव जीवन के विकास के साथ में मानव भूगोल किस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मानव की बात करें सबसे पहले, तो जो मानव है, मानव का जब से उदय हुआ है, मानव जब से धरती पर आया है, तब से वो वातावरण के साथ में वो अनुकूल के रूप में रहकर जीवन यापन कर रहा है। मतलब ये हुआ कि मानव इस धरती पर जब से आया है, मानव का जब से उदय हुआ है, वो वातावरण के साथ में अनुकूल रूप से समायोजन करके जीवन यापन कर रहा है और वातावरण से हमेशा जुड़ा रहता है जब से मानव का उदय हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मानव की प्रारंभिक की बात करें तो सबसे पहले मानव जंगल में रहता था। इसका मतलब ये हुआ कि मानव का जब उदय हुआ तो प्रकृति से या वातावरण से जुड़ा हुआ था और उसके साथ में उसके अच्छे खासे संबंध थे। वो वातावरण के साथ में अनुकूल रूप से अपना जीवन यापन कर रहा था। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी कि किस प्रकार मानव की क्रियाएं शुरू से थी। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो मानव है और इसके साथ में जो वातावरण है, क्या इनके बीच में कभी कोई क्रियाएं हुई हैं? अगर
हम मानव और वातावरण के बीच की क्रियाओं को देखें, आपस में जो अलग अलग क्रियाएं अगर हम हुई है उनकी अगर हम कल्पना भी करें, क्योंकि हम आरंभिक मानव जीवन की बात कर रहे हैं कि जो मानव और वातावरण है उनके बीच में सबसे पहले आज से हज़ारों साल पहले किस प्रकार की क्रियाएं हुई, अगर हम कल्पना करें और उनके बारे में हम समझें और जानें तो हमें पता लगेगा कि मानव जीवन की जो मूल जड़ें हैं वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। मानव जीवन आखिर जो शुरुआत की दौर से हम देखा जाए तो वो वातावरण से तो जुड़ा हुआ है। अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो बिना वातावरण से मानव जीवन का विकास ही नहीं हुआ है। शुरुआत के दौर पर अगर हम आदि मानव की बात करें तो जंगल में रहता था, जंगल के विभिन्न तत्वों का प्रयोग करता था, जंगली जानवरों को मार करके शिकार करके उसको खाने का काम करता था। अगर हम उनकी बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि मानव जीवन की जो प्रारंभिक कंडीशन थी वो वातावरण से जुड़ी हुई थी, और वो जो कंडीशन है वो समय साथ में बदलती गई। उनका भी हमको अध्ययन करना पड़ता है। हम उनको आसानी से अलग अलग रूपों में अलग अलग समय के साथ में अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखना है कि अध्ययन की दृष्टि से देखें तो मानव भूगोल के विकास को हम 3 भागों में बांटते हैं। मानव भूगोल के विकास को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 अलग अलग समय या युग में हम विभाजित करते हैं। हम उन तीनों युग की बात करेंगे कि किन किन युग में मानव भूगोल का विकास हुआ है। सबसे पहले हम प्राचीन काल की बात करेंगे। मानव भूगोल के विकास में 3 युग की बात करनी है हमको कि प्रारंभिक में किस प्रकार मानव जीवन यापन करता था, मानव भूगोल किस प्रकार का है। तो 1 नंबर की बात हम करेंगे प्राचीन युग की या प्राचीन काल की। 2 नंबर हम पढ़ेंगे मध्यकाल की। जो 3 नंबर हम बात करेंगे वो करेंगे आधुनिक काल की, कि आधुनिक काल में मानव भूगोल क्या है, मध्यकाल में क्या था और प्राचीन काल में मानव भूगोल क्या था। हम एक एक काल या एक एक युग की बात करेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन काल की बात करेंगे कि प्राचीन काल में मानव भूगोल क्या है, उसका अध्ययन किस तरीके से किस रूप में होता था, ये ध्यान रखना है। तो प्राचीन काल, ठीक है। अब देखो, प्राचीन समय में हम देखें तो जो मानव समाज है वो अन्य समाजों से अलग था। जैसे हम देखें कि भी जंगल के अंदर अलग अलग समाज रह रहे थे, अलग अलग कबीले के लोग या आदिवासी जो कबीले हैं वो अलग अलग समूह के रूप में, अलग अलग समाज के रूप में रह रहे थे। उनका आपस में जो संबंध है वो पहले प्राचीन समय में कम था, ठीक है। एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि प्राचीन समय में जो मानव समाज हैं वो आपस में अलग संबंध रखते थे, आपस में उनका संबंध कम था, आपस में क्रियाएं उनके पास में कम थी। और उस प्राचीन काल में जो मानव हैं समाज है उनके पास में ज्ञान सीमित था, उनके पास ज्ञान की भी कमी थी। और ज्ञान की कमी होने की वजह से उनके पास में टेक्नोलॉजी या तकनीकी उनके पास में बिल्कुल नहीं थी। तकनीक का जो विकास है वो निम्न स्तर पर था, ये भी ध्यान रखना है प्राचीन समय में, ठीक है। तो तकनीकी का विकास निम्न था, एक बात आप ये भी ध्यान रख सकते हो। तो प्राचीन काल में मानव समाजों के बीच में जो क्रिया थी वो कम थी, संबंध दूर थे, ज्ञान सीमित था, तकनीक का विकास निम्न था। तो फिर किस प्रकार से मानव भूगोल को समझा जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन इन चीज़ों की कमी के बाद में हम अगर मेन चीज़ की बात करें तो हमें वातावरण इन सभी रूपों में दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ कि समाजों के बीच में दूरियां हैं, बीच में क्रियाएं नहीं हैं, ज्ञान सीमित हैं, तकनीक का विकास नहीं है। तो फिर मानव किससे जुड़ा हुआ था उस समय प्राचीन काल में? वातावरण से जुड़ा हुआ था, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था, ये ध्यान रखना है। हर तरफ से मानव जो निर्भर है पूर्ण रूप से प्रकृति पर, वातावरण या जंगल पर था। ये आप सभी जानते हो कि आरंभिक या प्राचीन समय में जो मानव है उसका जीवन किस पर निर्भर था? जंगलों पर निर्भर था, और जंगल का ही जीवन उपयोग अपने जीवन यापन में करता था, ये आप सभी जानते हो। अगर हम इस बात को हम विभिन्न उदाहरण के तहत समझे कि जो प्रारंभिक समय है उस समय जो मानव है वो प्राकृतिक वातावरण के ऊपर किस प्रकार निर्भर था, उसको किस प्रकार से समझता था, तो जब हमको प्राचीन सभ्यताएं मिलती हैं प्राचीन समय की, और उस प्राचीन सभ्यताओं के
तहत हमें पता लगता है कि जो मानव है वो प्रकृति को या प्राकृतिक चीज़ों को देवता के रूप में देखता था। जैसे हम बात करें कि जो भारत है या जो चीन है, इसके अलावा जो मिस्र है या जो यूनान है, जो रोम है, इन देशों की जो भी हमको प्राचीन सभ्यताएं मिली है, उन प्राचीन सभ्यताओं के तहत हमें पता लगता है कि लोग प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित थे। प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित थे। जैसे हमने अनेक सभ्यताओं के तहत हमें पता लगा है कि पुराने समय में जो मानव था या प्राचीन सभ्यताओं के तहत जो मानव है वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता था। ठीक है, जैसे हम अगर वेदों की बात करें तो वेदों में हमने पढ़ा था या आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कि सूर्य या जो वायु है या जो अग्नि है, ठीक है, इनकी वो पूजा करता था। वेदों के माध्यम से हमें पता लगता है कि प्राचीन समय में जो मानव है वो प्राकृतिक शक्तियों के रूप में, उनको देवताओं के रूप में, देवी के रूप में उनकी पूजा करता था। जैसे हमने वेदों में पढ़ा है या आपने पढ़ा होगा कि वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, इनको सभी देवता माना है और उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करें तो जल भी हैं, वर्षा है, सबको देवता के रूप में पूजा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में प्राकृतिक तत्वों का मानव पर काफ़ी प्रभाव था। प्राकृतिक तत्वों का जो प्रभाव है वो मानव जीवन पर काफ़ी था। ये इन बातों से पता लगता है, इन सभ्यताओं को देख करके हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आती हैं। ये तो हो गई हमने प्राकृतिक चीज़ों की। लेकिन प्राचीन समय में जो अलग अलग दार्शनिक थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने आखिर किस प्रकार की बातें की हैं, उन्होंने मानव भूगोल के विकास के तौर पर किस प्रकार के कथन किए हैं, वो भी ध्यान रखना है। अगर जैसे हम यूनानी दार्शनिक थेल्स, मैंने एक नाम बताया थेल्स, और इसके अलावा एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अनेक्सीमेंडर। ठीक है, तो यूनानी जो दार्शनिक थेल्स और अनेक्सीमेंडर हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दरअसल अपने उस समय कहा कि जो जलवायु है उसका और मानव समाज का जो अध्ययन है वो इस मानव भूगोल के तहत होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो जलवायु वनस्पति हैं और जो मानव समाज है उनका अध्ययन होना चाहिए इसके तहत, और उनका वो अध्ययन भी करते हैं और उन्होंने अध्ययन भी किया, उन समाजों का वर्णन भी किया है। तो मानव समाज, ठीक है। तो पहली बात जो आपको इन दार्शनिक का नाम याद करना है कि यूनानी दार्शनिक थेल्स और अनेक्सीमेंडर, इनके द्वारा वनस्पति, जो जलवायु है और मानव समाज है, उनका उन्होंने अध्ययन किया और उनका उन्होंने वर्णन भी किया। ये ध्यान रखना है आपको। तो मेरे हिसाब से बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार के दौर में प्राचीन समय में मानव भूगोल की अलग अलग बातें होती थी। आगे हम बात करते हैं इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा, देखो, उन्होंने कहा कि दरअसल वातावरण के जो प्रभाव है और उनका प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ा है, ये ध्यान रखना है, और उनकी वजह से अलग अलग जगहों पर मानव है उसकी अलग अलग कंडीशन आती है। जैसे मैं अगर अरुस्तु की बात करूं, आपने अरुस्तु का नाम सुना होगा। इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में क्या कहा, इन्होंने कहा कि वातावरण के प्रभाव की वजह से, वातावरण के प्रभाव की वजह से मानव है, वो मानव की अलग अलग चीज़ें बनती हैं, मानव अलग अलग व्यवहार का बन जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि वातावरण के प्रभाव से, जैसे जो ठंडा प्रदेश है उसमें जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो
बहादुर होता है, ठीक है, लेकिन सोचने की शक्ति उसकी कम होती है, वो चिंतन में क्या होता है, कमज़ोर होता है। इस प्रकार की जो बात की थी वो अरस्तु ने की थी। अरस्तु का कहना था कि वातावरण की वजह से मानव के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि जो मानव है उसके जीवन में समय और वातावरण की वजह से जो प्रभाव है वो दिखाई देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो ठंडा प्रदेश है वहाँ जो मानव है वो बहादुर तो होता है, लेकिन चिंतन में या सोचने की जो शक्ति उसके पास में कम होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे जो गर्म इलाके हैं, जो एशिया का जो इलाका है, उसमें जो मानव है सुस्त होता है, ढीला ढाला होता है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो चिंतनशील होता है, वो सोचने की शक्ति बढ़िया रखता है, इस प्रकार से। तो ये एक गर्म इलाका है, ठंडा इलाका है। इसका मतलब यहाँ के व्यक्ति चिंतनशील में कमज़ोर क्यों हैं, बहादुर क्यों हैं, तो उसके पीछे क्या है, वातावरण, क्योंकि ठंडे इलाके में रह रहे हैं, ऐसा अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ये भी कहते हैं जैसे एशिया, मध्य एशिया, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़रा सुस्त हैं, काम में ढीले ढाले हैं, लेकिन चिंतनशील हैं, सोचने विचार करने वाली शक्ति उनके पास में है। इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण के प्रभाव की वजह से मानव जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और उसकी जो उदाहरण की बात है या जो उसके बारे में जो जानकारी है वो हमें अरस्तु देते हैं। इसके अलावा एक और इतिहासकार है, उन्होंने क्या कहा वो भी ध्यान रखना है। इतिहासकार, उन इतिहासकार का नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या नाम था, हेरोडोटस। हेरोडोटस का नाम आपने सुना होगा इतिहास के अंदर। इन्होंने कहा कि जो गुमड़कट जातियाँ हैं और जो स्थायी कृषक जातियाँ हैं उनके जीवन पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, ये भी उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि जो घुमड़ के जो जाति हैं, जो इधर उधर घूमने वाली घुमड़कू या जो घुमड़कट जातियाँ हैं, और इसके अलावा जो स्थायी कृषक हैं, स्थायी कृषक का मतलब ये हुआ कि एक जगह पर खेती करने वाले, उनकी जो जातियाँ हैं उन सब पर, उनके जीवन पर वातावरण का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब ये हुआ कि आखिर ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते हैं, एक जगह पर ये खेती क्यों करते हैं, उसके पीछे हमने जो कारण है वो इस मानव भूगोल के तहत हमको पढ़ना है। तो इन्होंने कहा कि अभी पहले बातें कहा किसने, इतिहासकार हेरोडोटस ने ये कहा है कि जो घूमने वाली जातियाँ हैं, जो एक जगह पर खेती करने वाली जातियाँ हैं, उन सभी के जीवन पर वातावरण का प्रभाव दिखाई देता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ अपना कथन कहा है, जिनका नाम था हिकेटियस। हिकेटियस इन्होंने कहा कि विश्व के बारे में जो भी हमारे पास में ज्ञान है, ठीक है, उन्होंने दरअसल विश्व के बारे में जो भौगोलिक ज्ञान है उसको व्यवस्थित रूप से करने का उन्होंने कारण बताया है, उसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है, और इस प्रकार की उन्होंने बातें भी की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व का जो भौगोलिक ज्ञान है उनको सही ढंग से व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो इनको जाता है। तो विश्व का जो भौगोलिक ज्ञान है उसको व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो हिकेटियस को जाते हैं, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन भूगोल शब्द के जनक कौन है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड। तो ज्योग्राफी जो शब्द है अगर उसकी बात करें तो वो किसने दिया था,
हमने बात की इरेटना स्नीज के बारे में। हमने बताया था कि उन्होंने ज्योग्राफी शब्द के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा है तो आपने जाना भी होगा, याद भी रखा होगा कि भूगोल शब्द की जानकारी किसने दी थी? इरेटनोस्थनीज ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की जो मानव क्रिया है उसमें हमने अलग अलग समय की बात की, अलग अलग चिंतकों के बारे में बात की, अलग अलग इतिहासकारों में बात की कि उनका क्या कहना है। तो हिकेटियस ने विश्व के भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से किया, इसलिए उनको फादर कहा जाता है ज्योग्राफी का। इसके अलावा जो स्ट्रोबो थे और उनके समय और भी जो भूगोल रहते थे, उन्होंने कहा कि जो मानव है और मानव की जो प्रकृति है उन सब पर हम अलग अलग भू कंडीशनों को देख सकते हैं या भूगोल का हम वहाँ पर स्वरूप देख सकते हैं। मानव जिस रूप से प्रगति कर रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसके पीछे भूगोल भी एक वजह है, कारण है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ज्योग्राफी के बारे में, किस प्रकार से ज्योग्राफी के अलग अलग जो रूप हैं, मानव भूगोल के स्वरूप, उनकी बात की अलग अलग लोगों ने। तो सबसे पहले मैंने आपको थेल्स और अनेक्सिमेंडर के बारे में बताया। फिर अरस्तु के बारे में पढ़ा कि अरस्तु ये कहते हैं कि दरअसल वातावरण का जो प्रभाव है वो मानव पर पड़ता है। जैसे ठंडे इलाकों में जो मानव है वो बहादुर होता है, चिंतन में वो कमज़ोर होता है। जैसे एशिया के जो लोग हैं वो एशिया का जो मानव है वो सुस्त और चिंतनशील होता है। इतिहास का जो हेरोडोटस है वो कहते हैं कि जो घूमने वाली जातियाँ हैं, एक जगह पर खेती करने वाली, उन पर, उनके जीवन पर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो भूगोल के जो जनक हैं हिकेटियस, उन्होंने पूरे विश्व के भौगोलिक ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप से किया प्राचीन समय में। ठीक है, और इरेटनास्थनीज को ज्योग्राफी शब्द का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और स्ट्रेबो और इसके अलावा और भी जो उस समय के रोमन भूगोल बताते थे, उन्होंने मानव की प्रकृति पर भूगोल का एक प्रभाव बताया है। उनके जीवन के बारे में इस प्रकार की बातें हमने की हैं कि उनका क्या विचार था, प्राचीन समय में मानव भूगोल के बारे में कौन सी जानकारी आती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आपकी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से चल रही होगी और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें। बाकी आपको पता ही, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और किताब से भी आपको एक टॉपिक पढ़ना है। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।